बाजार बोलता है। इसमें एफआईजेस के डेटा को देख लेते हैं और एक बार फिर देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स का हाल और किस तरह के हैं आज टॉप गेनर्स और लूजर कौन से शेयर बढ़िया धमाल मचा रहे हैं। तो पहले एफआईज देखिए कल 8,000 करोड़ की सेलिंग, 5867 करोड़ की बाइंग दी है इसकी साइड से, लेकिन बावजूद उसके मार्केट में कल स्ट्रेंथ थी। तो कहीं ना कहीं रिटेल निवेशक या एक एचएनआई प्रमोटर, इस तरह के जो लोग हैं, उनका डेटा आज कल जो था वो स्ट्रांग रहा होगा, जिसकी वजह से एक इंस्टीट्यूशन की सेलिंग को मार्केट एब्जॉर्ब कर गया। एक बार देख लेते हैं आज कौन से ग्लोबल मार्केट हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स में शंघाई, हैंगसेंग, निकाई, कोस्पी, यहाँ पर धमाल मचा हुआ है। हर जगह 2 से 3% की तेजी निकाई और कोस्पी में। हैंगसेंग और शंघाई थोड़ा फ्लैट, मतलब पॉजिटिव है, करीब चौथाई से 1%। डाउज कल जरूर बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ था। एक बार देख लेते हैं आज कौन से शेयर हैं जो कि धमाल मचा रहे हैं। वैसे तो स्क्रीन पर सभी पर धमाल है, लेकिन फिर भी पीसीबीएल, फिलिप्स कार्बन ब्लैक करीब 14% ऊपर, अवेंटेल करीब 11% ऊपर, सम्मान कैपिटल जो पहले इंडिया बुल हाउसिंग हुआ करता था अभी 11% ऊपर है, AWFIS करीब 9% और केसुराम इंडस्ट्रीज करीब 8.25%। तो इन सभी शेयरों में अच्छी तेजी। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर है जो कि आज ऑन द लूजिंग साइड हैं। तो लूजर में हैं वनसोर्स, मेट्रोपोलिस, ऑयल इंडिया, एथर और एल्कली माइंस। इन सभी शेयर में करीब 1.5 से 3% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट खबरें, पहले तो अमेरिकी ईरान वॉर पर अपडेट। देखिए, अमेरिका ईरान के बीच बातचीत से हल निकालने के प्रयास जारी हैं। ईरान ने माना कि न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा वो, और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा बड़ा गिफ्ट देना चाहते हैं ईरान, ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। अब पहले कल रात बोल रहे थे कि वो ऑयल एंड गैस से जुड़ा हुआ कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, बट एनीवेज डोनाल्ड ट्रंप की अपनी स्टेटमेंट रहती हैं। जेडी वेंस, रूबियो और विटकॉफ ये बातचीत की अगुवाई कर रहे हैं, इस तरह के संकेत मिले हैं। और अमेरिका से फिलहाल कोई बातचीत नहीं है। ईरान ने ऐसा कहा कि अमेरिकी केवल स्टॉक और तेल कीमतों से खेल रहा है, ये भी ईरान ने कहा। ईरान के जो इंडिया में राजदूत हैं उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट दिए। हालांकि कुछ खबरें आज जो मार्केट में आ रही हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही ये खबरें चल रही हैं कि ईरान ने 7 शर्तें रखी हैं यूएस के सामने। उसमें है कि जितने भी यूएस के गल्फ रीजन में बेसिस हैं उनको बंद किया जाए, गारंटी ऑफ नो फर्दर अटैक ऑन ईरान, यानी कि ईरान पर कोई अटैक भविष्य में नहीं होगा, और हिजबुल्लाह पर भी स्ट्राइक बंद हो इजराइल की, सारे ईरान से सैंक्शन हटाए जाएं, जितना वॉर में खर्चा हुआ है वो मिले, और ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पे कोई सैंक्शन ना लगे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितने भी शिप जाते हैं उस पर ईरान वसूली कर सके, पैसे किराया ले सके, तो मतलब टोल टैक्स लगा सके। अब रजित भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या आ गई? मार्केट तो छोड़ो, अब तो खबरों को भी सच और झूठ के मायने में लाना पड़ता है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है आजकल, ये बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। आपको क्या लगता है, कौन सच बोल रहा है? विवेक सर, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, एक और अपडेट आया है एग्जैक्ट 10:33 पे। अच्छा। अपडेट क्या कह रहा है? यूएस इजराइल ईरान वॉर लाइव, इजराइल लॉन्चेस स्ट्राइक्स ऑन लेबनन, हाँ। ईरान डिसमिसेस ट्रम्प्स नेगोशिएशन क्लेम्स। ये 10:33 का अपडेट है, और स्ट्राइक्स आर स्टिल गोइंग ऑन। आई वंडर हाउ द मार्केट्स आर बिहेविंग लाइक दिस। क्या मैनेजमेंट हो रहा है? इस कुछ मैनेजमेंट की खबरें हमने परसों शाम को भी देखी थी, जिस तरीके से क्रूड में एक हैवी पोजीशन बनी थी ट्रम्प साहब के अनाउंसमेंट के पहले। मार्केट्स में भी हम वही पोजीशन देख रहे हैं। मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ? एक सिंपल रीजन से बोल रहा हूँ कि ये जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, इस पे कितना विश्वास करना है, ये आप अपनी समझ और एक सहजता के साथ करिएगा, क्योंकि अभी तक वो सिचुएशन आई नहीं है जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो और आप जो 7 पॉइंटर्स बता रहे हैं, ये पहले सर 3 ही थे, अब ये बढ़ के 7 हो गए। उन्होंने 15 पॉइंटर दे दिए, इन्होंने 7 पॉइंटर दे दिए, तो नोबडी स्टॉपिंग। हाँ। ट्रम्प साहब के लिए टैको बोला जाता है, वो टैको बार बार बेचारे किए जा रहे हैं, वो समझ ही नहीं रहा है कि वो लड़ना नहीं चाह रहे हैं। बट अब ईरान जिस तरीके से पोजिशनड है, और हम कल छुट्टी पे हैं, फिर एक दिन फ्राइडे होगा, फिर 2 दिन की छुट्टी पे हैं, टू मच टू सिंक इन। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा कॉशियस रहे। तो थोड़ा कॉशस रहे, और
देखिए ये जो स्टेटमेंट हैं लगातार बदल रहे हैं और बहुत सारे जोक्स मीम्स वगैरह सब बन रहे हैं सोशल मीडिया पर कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कि मैंने कितने 8 युद्ध रुकवाए और मेरा युद्ध कोई नहीं रुकवाने आ रहा है और उसके नीचे जो नाम लिखा हुआ है वो तो गजब ही है। रचित भाई आपको तो पता ही होगा, आपने तो पढ़ा ही होगा, आपके पास तक तो फॉरवर्ड हो ही मेरी गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल साहब। और मैं सर एक और चीज अभी बता देता हूँ। मतलब क्योंकि हम खबरें अब डिस्कस ही कर रहे हैं। हम्म। परसों स्टेटमेंट आया है हमारे प्राइम मिनिस्टर का हम्म। पार्लियामेंट में दैट वी शुड बी रेडी हम्म। एंड वी शुड गेट टुगेदर कोविड लाइक सिचुएशन के लिए। हम्म। आज सर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है शाम को 5 बजे। ओके। मैं डराना नहीं चाह रहा हूँ, बट जो एनर्जी क्राइसिस हम फेस करने वाले हैं उसके चलते हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ अनाउंसमेंट्स देखने को मिले। तो हम्म। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हम जितनी भी बातें कर रहे थे वो हम्म। सिर्फ ईरान इजराइल यूएस वॉर की कर रहे थे। अब एनर्जी क्राइसिस इट इज बिकमिंग फॉर रियल, बिकॉज सर एक डेटा मैं पढ़ रहा था, हमारे पास 25 डेज का ही बफर रहता है जब हम हम्म। क्रूड ऑयल या एलपीजी की बात करते हैं। और अगर ये कुछ आ रहा है तो एक बार देखने वाली बात है कि इसमें क्या आता है और किस तरीके से फिर आगे चीजें चलती हुई दिखती हैं। तो थोड़ा सा कॉशियस इस चीज को लेके भी हमें बने रहना चाहिए। बिल्कुल। तो ये हमें देखना होगा कि हमें किस तरह से अब अपनी पोजीशनिंग करनी है और बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑल पार्टी मीटिंग होगी और किस तरह से आगे। देखिए ये परसों इंडिकेशन तो मिले थे, लेकिन अब क्रूड ऑयल पर क्या करना है और क्रूड ऑयल से जुड़े हुए शेयरों पर क्या करना है वो शरद सर बताएंगे। शरद सर कैसा सेटअप दिख रहा है? रोज सवाल तो सेम रहता है। शरद सर आवाज़ आ रही है आपको? लगता है शरद सर से संपर्क नहीं हो पा रहा। रचित भाई आप बताओ, फंडामेंटली ये जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर हैं, ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज के शेयर हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जो भी जितने भी तरीके की ये ऑयल कंपनियां हैं, इनमें कौन सी बेहतर है और कौन सी खराब है अभी? सर देखिए रिफाइनरीज के लिए तो मैं आपको फिर से बोलूंगा कि अभी दूरी बना के रखें, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन। अभी तक हम क्रूड ऑयल की प्राइसेस की बात कर रहे थे, अब हम शॉर्ट सप्लाई की बातें करेंगे। तो शॉर्ट सप्लाई होगा तो इनको रिफाइनिंग के लिए कम क्रूड मिलेगा, कम बेच पाएंगे, कर्व लगेगा, मार्जिन सफर करेंगे। मतलब वो बोलते हैं ना कि चक्कू चाहे खरबूजे पे गिरा है, खरबूजे चक्कू पे गिरे, कटना खरबूजे को ही होता है। तो रिफाइनरियों की बिल्कुल वही हालत है कि अगर आप लोअर लेवल की बात करते हैं, अगर सप्लाई की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है तो फिर आगे फर्दर प्रॉब्लम वैसी ही रहेगी। रिफाइनरी से हायर लेवल पे क्लियर केस एग्जिट। जहां तक बात है अपस्ट्रीम कंपनीज की, तो देखिए ऑयल इंडिया और ओएनजीसी ये प्रोमिनेंट प्लेयर हैं और जिस तरीके से पोजीशनड है दोनों ही अच्छे लगते हैं। दोनों ही आपको एक अपसाइड का मूवमेंट जरूर दिखाते हुए दिखेंगे। जिस तरीके से पोजीशन बनती हुई दिख रही है, पहले हम ऑयल इंडिया की बात कर लेते हैं। जब तक आपको ये बहुत कंफर्टेबली 464 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिखता है, 492 एंड फर्दर मूवमेंट 511 तक भी लेके जा सकता है। ओएनजीसी भी कंफर्टेबल लगता है, ओएनजीसी भी आपको आने वाले दिनों में 293 298 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। बट एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ, और ज्यादा एग्रेशन के लिए उम्मीदें मत करिएगा। अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है तो सरकार की तरफ से विंडफॉल टैक्स, जो कि कल एक ब्रोकरेज हाउस ने डिनाई भी कर दिया था, आई डोंट नो व्हाई, कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बट ऐसा होगा जरूर, क्योंकि सरकार को अब टैक्स कलेक्शन कहीं ना कहीं से तो सही तरीके से करना पड़ेगा अगर हम एक स्लोअर साइड ऑफ द इकोनॉमी पे जा रहे हैं तो। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये बात रही मार्केट में इस समय पोजीशनिंग की। लेकिन शरद सर इस समय आपकी रडार पर कौन सा ऑयल का शेयर आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? सभी जगह पे पॉजिटिविटी है। मुझे लगता है कि एचपीसीएल को मैं एक बार देखना चाहूंगा। अगर इसका डेलो ब्रीच होता है तो एक बार मैं शॉर्ट करना चाहूंगा एचपीसीएल को मैं। इसका डेलो है समवेयर अराउंड 338, उसके नीचे फिसलेगा 346 का भाव है, तो एक बार मैं उसको शॉर्ट करना चाहूंगा दोबारा मैं 320 के टारगेट के लिए। तो यहाँ पर एक शॉर्ट का व्यू बनेगा। सिमिलरली एमजीएल में मुझे लगता है एक शॉर्ट बनेगा अगर ये डेलो ब्रीच करेगा 929 का, तो यहाँ पर भी एक शॉर्ट बनेगा 868 के टारगेट के लिए। तो दो काउंटर्स हैं विवेक जी जहां मुझे शॉर्ट दिखता है, और एक काउंटर है जहां मैं लॉन्ग बना सकता हूं, वो है पेट्रोनेट एलएनजी। इसमें 250 का भाव है। ये अगर सस्टेन रहता है आज तो एक स्टॉप लॉस मैं लूंगा बहुत छोटा सा, दैट विल बी इन द जोन ऑफ 245। अभी 250 का भाव है, मैं इसको 260 265 के लॉन्ग करूंगा।
तो पेट्रोनेट को लॉन्ग करूंगा और हिंद पेट्रो और इसके बाद एमजीएल को शॉर्ट करूंगा। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। रचित भाई एक चीज़ बताएं कि एक खबर जो कि थोड़ा राहत देने वाली है इंडिया को, वो है ईरान की तरफ से। उन्होंने कहा कि भाई भारत के शिप्स को हॉर्मुज में सेफ पैसेज मिल रहा है और हम देंगे, और भारतीय शिप्स की जितनी जानकारी जैसे ही मिल जाती है हमने पैसेज दिया गया है, हमारी तरफ से पैसेज दिया गया है उनको। और भारत के फंसे हुए कितने शिप्स हैं, इनके नंबर की तो अभी हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें खुद नहीं पता। और मंजूरी में जो भी देरी हो रही है वो केवल वॉर की वजह से हो रही है। उन्होंने इसका इल्ज़ाम अमेरिका पर डाला कि उनकी वजह से देरी हो रही है, उन्होंने वहाँ पर डिस्टर्बेंस किया हुआ है जिसकी वजह से हमें नहीं पता लग पा रहा कि कौन सा शिप किसका है। और इंडिया का जैसे ही शिप हमें पता लगता है हम सेफ पैसेज दे रहे हैं। केवल हमने जो शिप्स रोके हुए हैं वो अमेरिका से जुड़े हुए, इजराइल से जुड़े हुए और जो भी उनके साथ जो इस युद्ध में दे रहे हैं उन देशों के रोक रहे हैं हम। बाकी इंडिया के कोई शिप नहीं रोक रहे, मतलब उनकी तरफ से, ईरान की तरफ से क्लियर स्टेटमेंट है। अब सर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कहीं ना कहीं अगर हमें लग रहा है कि इंडिया को सेफ सप्लाई मिलती रहेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो क्या हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या हमें ऑयल की दिक्कत से सामना करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? विवेक सर देखिए, ये सिमिलर टाइप की न्यूज आप याद करें एक फोर्टनाइट में दूसरी बार आ रही। पहले भी हमने ये न्यूज सुनी थी कि हाँ इंडिया अरे जाएगा, आराम से जाएगा। फिर हमने ये भी सुना था कि एक थाई वेसल था और एक इंडियन वेसल था जिसको पास कर दिया था, थर्ड वेसल किसी और का था उसको हिट कर दिया था। तो अभी जितनी भी खबरें आ रही हैं उन खबरों पे एक आकलन लगाना थोड़ा सा डाइसी हो जाता है। इसके साथ साथ मैं एक और चीज ऐड करूंगा सर, कि आप एक चीज समझें, अभी तक हम ये सिर्फ ट्रांजिट की बातें कर रहे हैं। प्रॉब्लम दूसरी है जिसको हम बोलते हैं ना कि व्हेन वी लुक फॉरवर्ड एंड वी लुक एट ग्रीनर साइड वी फॉरगेट व्हाट इज बिहाइंड अस। तो वो बिहाइंड अस में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ एलपीजी और कुछ क्रूड ऑयल रिफाइनरीज और ये सब जो चीजें हैं, यहाँ के लिए ये भी स्टेटमेंट आ गए हैं कि हमें वापस से री इनिशिएट करना प्रोडक्शन 3 से 5 साल का टाइम लगेगा। तो ये हम कैसे भूल रहे हैं कि शॉर्ट सप्लाई तो हमको वैसे भी देखने को मिलने वाली है। इवन इफ ईरान अलाउज अस, तो भी जो प्रोडक्शन है उसमें तो प्रॉब्लम आई गई है ना, तो वो तो बैक टू नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। सिर्फ शिप पैसेज को लेके अभी इतनी बातें सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि पूरा का पूरा फोकस जो है हमारा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे चला गया है। और पहले हम जो चीजें बहुत इजीली मोबिलाइज होते हुए देखते थे उसको लेके चल रहा है, बट जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। उसका इम्पैक्ट बहुत लास्टिंग होने वाला है, इस चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए ऑन द ग्लोबल फ्रंट एंड ऑल्सो ऑन इंडियन इकोनॉमी। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो एक बिल्कुल इस समय विडंबना यही है हाँ, कि चार्ट कुछ और बोल रहे हैं, फंडामेंटल कुछ और बोल रहे हैं। किसी का फंडामेंटल अच्छा हो रहा है तो उसका चार्ट खराब हो रखा है। किसी का अगर मतलब फंडामेंटल ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो इसका फंडामेंटल अभी ठीक है तो चार्ट खराब हो गया, और किसी का फंडामेंटल खराब हो रहा है तो उसका चार्ट कुछ अलग ही सिग्नल दे रहा है। वो दे रहा है कि मैं तो रिकवरी में सबसे तेज चलूंगा। तो ये बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इस समय। हाँ हाँ रचित भाई बताइए। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है विवेक सर, मैं आपको एक चीज बताऊं। हमारे जैसे जो है ना बेचारे कम क्षीण बुद्धि लोग जो हैं, जो पहले बेचारे फंडामेंटल्स देखते हैं और फिर टेक्निकल्स की ओर जाते हैं, हम सर पकड़ के बैठ गए कि एग्जैक्टली अब ये मार्केट चलने कैसे वाला है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली जितनी डाइसी सिचुएशन अभी ट्रम्प साहब की है ना, उतनी ही डाइसी सिचुएशन हम जैसे लोगों की भी हो गई, क्योंकि हम जो बोलना चाह रहे हैं वो मार्केट दिखा नहीं रहा है, और हम जो देख नहीं रहे हैं उस तरीके से मार्केट चल नहीं रहा है। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मार्केट में चल क्या रहा है। हाँ, तो यही मैं बता रहा हूँ। अब शरद सर ये बताएं, इस समय अगर आपको कोई सेफ ट्रेड लेना हो, देखो ऑयल की कंपनियों को एक बार अब जितना डिस्कशन किया उसमें छोड़ देते हैं, लेकिन अगर कोई सेफ ट्रेड लेना हो सर, हम एक थोड़ी सी अजम्पशन बेस्ड चलते हैं कि आज ऑल पार्टी मीटिंग है, ईरान की भी शर्तें जो रखी हैं उन्होंने, आई डोंट थिंक कि वो यूएस सारी ही मानने वाला है। अगर समझौता कुछ शर्तों पर हो जाता है तो अलग बात है।
ईरान, जो अमेरिका ने एजेंडा रखे हैं उस पर ईरान मान जाता है, ये भी बड़ी एक अनलाइकली सिचुएशन है। लेकिन कहीं ना कहीं जब नेगोशिएशन के लिए आप टेबल पर आते हो तो उम्मीदें भी बनती हैं कि हो सकता है कि 4 शर्त, चलो तुम्हारी 4 शर्त हमारी, बात खत्म करो, मामला खत्म, रफा दफा करो, एक चीज़ ये हो जाती है। लेकिन अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया कि देश थोड़ी सी एक परिस्थिति के लिए तैयार रहे, ऑल पार्टी मीटिंग है, 1 दिन की छुट्टी है, ऐसे में अगर कोई पोजीशनिंग करके जानी हो, कोई शॉट भी बनाना हो, या कोई आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई सेफ शेयर लेकर जाना हो, वो कौन सा होगा? तो विवेक जी देखिए, अभी अगर आपको केवल लॉन्ग साइड पर रहना है और आपको शेयर खरीदने की ही तरफ ध्यान देना है, तो उस स्थिति में आपको कहूंगा फार्मा की तरफ रहिए। वहां पर आपको थोड़ा रिलेटिव स्ट्रेंथ है विजावी निफ्टी, और आईवी कॉन्ट्रैक्शन है एक तरह से फार्मा सेक्टर में, एक वोलेटिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है, गिरावट उतनी ज्यादा नहीं है, तो वहां पर आपको एक बार जरूर छुपने का मौका मिलता है। एक काउंटर मैं आपको बताता हूं, औरो फार्मा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप इस पर्टिकुलर काउंटर को देखेंगे, स्ट्रेंथ है काउंटर में, बाय ऑन डिप्स का व्यू बना हुआ है, फिर अपने स्विंग हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, नीचे 1270 के पास एक सपोर्ट था, स्टॉक ऊपर निकल गया, और अभी भी देखिए एक अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर बनी हुई है। मुझे लगता है बिल्कुल ये पर्टिकुलर काउंटर आपको आने वाले समय में, बाजार थोड़ा भी स्ट्रेंथ रहता है तो बहुत आराम से आपको, अभी 1317 का भाव है, आपको 1340, 1343, 1360 तक के मूव आपको बहुत आराम से देगा। तो यहाँ पर एक रिलेटिव स्ट्रेंथ है, यहाँ पर आपको एक बार छुपने की जगह जरूर मिलेगी, और 3 से 6% का अपसाइड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप कहीं भी देखें विवेक जी, लेटली ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो रहा है, एक्सट्रीम वोलेटिलिटी है स्टॉक्स के अंदर, स्टॉप लॉसेस आर कमिंग लाइक हेल। मतलब अगर आप ऑप्शंस की पोजीशंस क्लाइंट्स की भी देखें, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, तो अगर आप क्लाइंट्स की पोजीशन को देखिए तो कल जो क्लाइंट्स पोजीशन बना करके गए, कोई पोजीशन ही नहीं क्लाइंट्स के पास, मतलब जितना नेट लॉन्ग है उतना ही नेट शॉर्ट है। एक दिन पहले भी कोई लॉन्ग नहीं था, तो 2 दिन से क्लाइंट्स को समझ ही नहीं गिर रहा कि एक्चुअली मुझे पोजीशन लेके क्या जाना है। तो बाजार में काफी डाइसी सिचुएशन है, स्टॉक्स के अंदर काफी मुझे लगता है इससे बिल्कुल दूर रहने की जरूरत है। सिलेक्टिव काउंटर, जैसे मैंने आरोफार्मा वन ऑफ द फ्यू बताया, जहां पर एक रिलेटिव स्ट्रेंथ है, वहां पर भले ही आप बने रहेंगे तो आपके जल्दी स्टॉप लॉसेस नहीं आएंगे, और यही एक इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल ठीक है। तो ऑरो फार्मा, यहाँ पर आप थोड़ा सा सेफ प्ले कर सकते हो, फार्मा साइट पर जा सकते हो, 1318 रुपये पर चल रहा है, 1340, 1360 ये 2 टारगेट्स हैं। सर इसमें स्टॉप लॉस क्या बताया आपने शरद सर? जी, तो औरों को देखिए, इसका जो बेस बना हुआ है वो बहुत अच्छा बेस 1280 के पास बना हुआ है, लेकिन आज काफी नीचे पहुंच गया है 1280, तो आप उसको उसके हिसाब से तो लॉन्ग नहीं कर सकते। तो आपको इमीडिएट सपोर्ट लेना है तो आप 1310 के पास लीजिए, 1318 का भाव है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, और आप इसको चेस कर सकते हैं 1343, 1368 के लिए। तो बिल्कुल ये मुझे लगता है यहाँ पर एक स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर। और इन बेस्ट केस सिनेरियो अगर आपको थोड़ा नीचे मिल जाए 1298 के पास, 1290 के पास गिरावट में, तब आप 1280 का स्टॉप लॉस लेके लॉन्ग कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी स्ट्रेटजी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रही बात और फार्मा की, जहाँ पर कि आप एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं ऑन ए लॉन्गर साइड। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों पर, अब स्टॉक स्पेसिफिक चलते हैं। रचित भाई, यूनाइटेड स्पिरिट्स आरसीबी का पूरा हिस्सा बिरला ग्रुप खरीदने जा रहा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। डील 16,600 करोड़ रुपए में होने की बात है। अगर यूनाइटेड स्पिरिट्स की मार्केट कैप देखें तो करीब 96,600 करोड़ रुपए थी कल तक की क्लोजिंग के हिसाब से। डील कुल मार्केट कैप का करीब 17% हिस्सा रखती है, मतलब कि अगर यूसीवीएल के पास कैश आता है तो एक अच्छा खासा चंक उनको मिलेगा। लेकिन ये निराश क्यों है आज शेयर, मतलब गिरा हुआ क्यों है? सर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, जिस तरीके से पूरी की पूरी बातें चल रही थी, आप देखें बहुत टाइम से ही बातें चल रही थी, और डील साइज कहीं और था, फिर रिवाइज हुआ, फिर रिवाइज हुआ, फिर आगे बढ़ा। कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा था इसको और अच्छा वैल्यूएशंस देखने को मिले। वैल्यूएशंस रीजनेबल हैं, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, बट हाँ स्ट्रीट वाज एक्सपेक्टिंग बेटर वैल्यूएशंस, उसके चलते आपको थोड़ा सा एक डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बट जितना इनको रियलाइज हुआ है उसके चलते मैं समझता हूं आपको जब मार्केट स्टेबलाइज होगा इसका अपमूव वापस देखने को मिलेगा, और 1380 लेवल्स तक ये कंफर्टेबली जाने का दमखम रखता है। ठीक है शरद सर, आपको चार्ट पे कैसा दिख रहा है सर? विवेक जी एक बार फिर स्टॉक का नाम बता दीजिए। मैं सर यूएसएल, यूनाइटेड स्पिरिट्स सर। जी जी यूनाइटेड जी, किसी ने पूछा जी।
तो देखिए विवेक जी, अगर इस पर्टिकुलर काउंटर को देखिए, एक सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स है 30-35 के पास आज ही है, और लेकिन बेस बहुत अच्छा बना हुआ है नीचे, करीब 1298 से लेकर के 1300 के पास एक अच्छा बेस है। आई थिंक स्ट्रेंथ है अभी काउंटर के अंदर, और कोई न्यूज ड्रिवन मेरे ख्याल से सेल ऑफ है। और अगर मान लीजिए ये निकल जाए कहीं 1345, अभी लॉन्ग नहीं बनता, 1345 के ऊपर निकल जाए जो आज का डे है, तो बहुत अच्छा लॉन्ग बनेगा टुवर्ड्स 1430। तो तब तक वेट कर लीजिए, 1345 के ऊपर निकलने दीजिए, 1430 के टारगेट के लिए तब आप प्ले कीजिएगा। अभी बाय ऑन डिप्स का व्यू नहीं है। ठीक है, तो अभी बायोन डिप्स का व्यू नहीं है, और सर ने बता दिए कौन से लेवल हैं जहां पर कि पार करने के बाद ही यहां पर वैल्यू बनेगी। एक शेयर रचित भाई, अदानी ग्रीन्स, यहां पर एक खबर आई है कि बीएनपी और मॉर्गन स्टैनले के बीच एक ब्लॉक डील हुई, जिसमें बीएनपी ने करीब 7 लाख शेयर खरीदे 808 रुपये के भाव पर। ये कल डील हुई है, हालांकि मॉर्गन स्टैनले ने बेचे भी हैं, ये भी एक दूसरे पक्ष है। तो एफआईज टू एफआईज ही मामला निपट गया, लेकिन चीज़ ये है कि बीएनपी घुसा और मॉर्गन स्टैनले निकला। इसमें आप किसके साथ जाओगे? बायर के साथ जाओगे कि बायर सही सोच रहा है, या सेलर के साथ जाओगे कि सेलर सही सोच रहा है, सेलर ने अपने को सही मुक्त कर लिया? देखिए अभी तक जो सिचुएशन दिख रही है, एक सर, और वैल्यूएशन टर्म्स में मैं जाऊं तो मैं तो कहूंगा मैं सेलर के साथ ही जाने में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। जिस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं और जिस तरीके से स्टॉक बिहेव कर रहा है, फर्दर डाउनसाइड मूवमेंट ही दिख रहा है, मैं सेलर के साथ जाना चाहूंगा। तो आप सेलर के साथ जाना चाहेंगे, ठीक है सर। तो यहाँ पर तो सेलर के साथ जाएंगे तो सर क्या लेवल्स देखें हम नए? सर अगर सेलर के साथ जाएंगे तो बहुत कंफर्टेबली आपको आने वाले दिनों में ये पहले तो 806, 806 और फिर 768 लेवल्स तक जाने का दमखम रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले काउंटर की तरफ। अगला काउंटर है नैटको फार्मा। शरद सर, एग्री डिवीजन के डिमर्जर को मंजूरी मिली है, 1:1 के रेशो में शेयर जारी किए जाएंगे। नैटको फार्मा का सर, आपने अभी एक अरबिंदो फार्मा जैसे बोला, यहां पर बाय करने के लिए नैटको फार्मा पर किस तरह का सेटअप बनना है? बिल्कुल, तो देखिए जो आज जो एक सप्लाई आई है करीब 987 के जोन में, यही एक सबसे आखिरी सप्लाई जोन है। स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर 923 और 958 सब सपोर्ट जोन्स हैं नीचे। ये जोन ब्रीच हो जाए 987 का, तब आप इसको लीजिएगा। आपका 1053 और ऊपर की तरफ 1108, 1053 और 1110 ये टारगेट्स आपके रहेंगे। काउंटर में स्ट्रेंथ है, एक बार शॉर्ट ब्रीच हो जाने दीजिए 988 का, फिर लीजिएगा। ठीक है, तो नैटको फार्मा पर व्यू मिला। टेक्निकल फंडामेंटल और बताओ रचित भाई, आप कैसे देख रहे हो एग्री डिवीजन के डिमर्जर को? कुछ वैल्यू इमर्ज होती हुई दिख रही है? देखिए अभी जिस तरीके से ये पूरी की पूरी न्यूज डेवलप होती हुई दिख रही है, एक जरूर आपको आने वाले, क्योंकि होता क्या है ना, क्लियर केस आपको ना चीजें, वट एवर यू वांट टू बाय इनटू यू कैन बाय इनटू। और जो दूसरा सेक्टर होता है, जो दूसरा एक पार्ट होता है जो सफर कर रहा होता है परफॉर्मेंस होने के बावजूद, वो और अच्छा परफॉर्मेंस आपको देता हुआ दिखता है। तो इस न्यूज को एज पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। और आप देखें एक अच्छा सपोर्ट है इस पे, कहीं ना कहीं 910 रुपए पे, उसके ऊपर जब तक मेंटेन करता है आपको फर्दर अपमूव देखने को मिल सकता है, और 1040 तक के लेवल्स दिखाने का ये दमखम रखता है। ठीक है, तो नैटको फार्मा पर आपको टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों व्यू मिले। अब वारी एनर्जीज पर आते हैं, बड़ा फेवरेट शेयर है ये लोगों का। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है, प्लांट पर 3900 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। शरद सर, आपकी तो इस पर स्ट्रैटेजी भी बनी हुई थी सर, वारी एनर्जीज पर। सर क्या इसमें आपका व्यू बन रहा है? तो विवेक जी देखिए, स्ट्रेंथ थी काउंटर में, नो डाउट। मुझे एक्चुअली इस तरह के काउंटर्स में क्या होता है, स्ट्रेंथ थी, और व्हेनेवर जब कभी भी एक एक्सपेंशन होता है तो इसके बाद एक दोबारा पुल बैक आता है मूविंग एवरेजेस के आसपास। तो देखिए 10 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के पास एक पुल बैक आया, दोबारा एक स्ट्रेंथ आई। अब ये निकल रहा है 3230 की तरफ। तो करंट भाव से भी मुझे लगता है करीब करीब इसके अंदर, अगर मैं एक्सट्रापोलेट करूं तो करीब मुझे 5.5% की अपसाइड 3230 तक की दिखती है। तो वो निकल सकता है वहां तक, ब्रेकआउट आएगा 3220 का, जहां सबसे ज्यादा सप्लाई जोन है, और ये निकल जाएगा। टेक्सचर बहुत पॉजिटिव है, नो डाउट। आज के डे लो का ही स्टॉप लॉस आपको होना चाहिए। आई थिंक 3130 का स्टॉप लॉस रखिए और बने रहिए। रचित भाई, आपका टेक वारी एनर्जीज पर? सर देखिए जिस तरीके से पोजीशनड है अभी, अपसाइड बिल्कुल आपको आते हुए दिखेगा।
और जब तक ये मेंटेन कर रहा है 2900 लेवल्स के आसपास के ऊपर, आपको एक अपमूव में ही ये काउंटर दिखेगा। बहुत जल्दी आपको हो सकता है ये एक बार 3360 तक के भी लेवल्स दिखा दे, बट स्टॉप लॉस जरूरी रखिएगा। मतलब आज हम लोग बहुत कंफर्टेबली, बहुत लाइट हार्टेडली बातें कर पा रहे हैं कि हाँ जब तक ये मेंटेन करेगा तब तक ये ऐसे लेवल्स पे आ सकता है, क्योंकि मार्केट ने हमें 2 दिन से वो सपोर्ट दे रखा है। इतने दिनों का कार्नेज हम भूले नहीं, तो प्लीज स्टॉप लॉस के साथ ही अपनी पोजीशंस को मेंटेन करिए। ठीक है। अच्छा रचित भाई, एक चीज़ और, जो प्रधानमंत्री साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था परसों कि हम ग्रीन एनर्जी पर थोड़ा फोकस करेंगे, हम सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं एनर्जी के काम बिजनेस में, और हमने सोचा भी है और हमने इस पर काम भी किया है पिछले 5-10 सालों में और अच्छे से काम किया है। आपको लगता है कि हमारी जो डिपेंडेंस है ऑन ऑयल एंड गैस, इसकी वजह से एक पॉलिसी शिफ्ट सरकार का दोबारा यानी कि फोकस होगा रिन्यूएबल एनर्जी पर, ईवी पर? ये बातें हो रही हैं। आज चाइना में अगर आप जाओ, पेट्रोल पंप के बाहर जो भीड़ लगी हुई है, तो जिसके पास ईवी है वो खुशी मना रहा है कि चलो मेरी जान बची, मैं तो अपना घर में चार्ज करके कल ऑफिस जा सकता हूँ या दुनिया जहाँ मैं कहीं भी घूम सकता हूँ। ये फीलिंग दोबारा लौटेगी जैसे कोविड में आया था कि कोविड के लॉकडाउन में लोगों को फीलिंग आई थी कि भैया जितना पैसा है उसको एंजॉय कर लो, ज़्यादा सेव करने की ज़रूरत नहीं है, स्टॉक मार्केट में भी डाल लो, पैसा बनाना है तो ये जो शिफ्ट है, शिफ्ट ऑफ साइकोलॉजी, ये आपको लगता है कि ये आएगा दोबारा से लौट के? देखिए विवेक सर, बहुत हद तक ना ये चीजें हमने होती हुई देखी भी हैं। और आप देखें जिस तरीके से पूरी, मतलब इफ आई टॉक अबाउट पीपल इन एंड अराउंड माय सर्कल, आप देखें हर घर में जिसमें 3 से 4 गाड़ियां हैं, एक ईवी तो आई गई है, सबके पास आ गई है, और हर घर में एक ईवी खड़ी हुई है। और ये क्लियर केस एक शिफ्ट जरूर है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग अभी ये बात भी कर रहे हैं कि भैया अगर ये क्राइसिस ऐसे ही है, तो बोलते हैं 25 दिन का तेल है, 26वें दिन हम क्या करेंगे। दैट इज कंप्लीटली फाइन। और आप ये देखें कि हाँ सरकार का एक शिफ्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये जो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक और जेडीएम ऑटो, इन 2 काउंटर्स को हम देखें, ऑर्डर बुक आपको स्ट्रांग होती हुई दिखेगी। और अब धीरे धीरे आप देखिएगा कि हाईवे पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से बनने लग जाएंगे कि हम कंप्लीट शिफ्ट लेंगे। और ये कंप्लीट शिफ्ट इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट फॉर मोबिलिटी। और जरूर आपको एक शिफ्ट इसमें देखने को मिलेगा। मगर एक चीज मैं कहूंगा सर कि नॉट टू फॉरगेट, हम अभी भी जिस तरीके से पोजिशनड हैं और जिस तरीके से हमारा एनर्जी जनरेशन मेड भी इलेक्ट्रिसिटी, उसमें फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, उससे बाहर निकलने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। मतलब क्या ये शिफ्ट सडन होगा? नहीं, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। और मैं समझता हूं आने वाले 3 से 5 साल का टाइम आपको जरूर लगेगा कि आपकी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल्स पे रिलेटिवली कम होगी, और उसके हिसाब से ही पूरी चीजें आपको चलती हुई दिखेंगी। ठीक है। शरद सर, आपने उस दिन आइनॉक्स विंड का एक शेयर दिया था इसी क्षेत्र से। सुजलॉन में अच्छी स्ट्रेंथ बन रही है। अगर आप पिछले कुछ दिनों का चार्ट उठाकर देखो, रिलेटिव स्ट्रेंथ है। मैं ही नहीं कह रहा ये पिटा हुआ शेयर नहीं है। 86 या 86 तो चलो एक स्पाइक वाला मूव था, लेकिन ऑन एन एवरेज ये 70 वाले मूव से गिरा और 40 तक आ गया, 38 तक आ गया। लेकिन अब रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है, आइनॉक्स विंड भी दिखा रहा है, सुजलॉन भी दिखा रहा है पिछले 1-2 दिन से। सर, अगर कोई चुनना हो रिन्यूएबल एनर्जी में, आप क्या चुनोगे शरद सर? तो विक जी देखिए, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आइनॉक्स विंड को अभी देखूं तो बिल्कुल वो दोबारा 84 रुपीज की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और ये पूरा रेंज जो बना रहा है ये अच्छा है। मतलब जितना कंसोलिडेशन होगा उतना बेहतर होता है काउंटर के लिए, उतना लॉन्ग बिल्डअप रहेगा स्टॉक में, क्योंकि काफी बीटन डाउन स्टॉक है। हैविंग सेड दैट, अगर 84 के ऊपर सेटल होगा विक जी, तब मैं एक पुल बैक इसका मानूंगा 96 की तरफ। बहुत शार्प पुल बैक आएगा। इस बार 84 के ऊपर निकलता है तो फिर वो टारगेट 86 नहीं रहेगा, फिर वो टारगेट सीधे 95 के आसपास रहेगा। तो एक बड़ा स्विंग ऊपर आपको करीब मानिए कि करीब 12-13% का स्विंग आपको मिलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर एक स्ट्रेंथ है। हैविंग सेड दैट, अगर इस पूरे पैक को मैं देखूं, यहाँ पर आइनॉक्स विंड को देखूं, सुजलॉन को देखूं एक बार, तो मुझे लगता है कि एक बार तो सुजलॉन को भी देखिए विवेक जी। तो यहाँ पर देखिए इस वक्त जो प्राइस चल रहा है, इसका सप्लाई जोन एक है 43 रुपए के आसपास। वो आ जाएगा 43 रुपया। स्टॉक थोड़ा सस्टेन करेगा, मतलब सस्टेनेंस रहेगा, इमीडिएट लेने की जरूरत नहीं। अगर कोई स्टॉप लॉस लेना चाहे 41 रुपए पे ले सकता है,
मुझे लगता है ये पुल बैक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गिर के निकल जाएगा 45 रुपए की तरफ, तो अपसाइड है यहाँ पर, नो डाउट। मैं ये नहीं कहता कि चॉपीनेस नहीं रहेगी, रहेगी, लेकिन 6.5% का अपसाइड मुझे बहुत क्लीन यहाँ पर 45 रुपए 50 पैसे की तरफ देखने को मिल रहा है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। और इस समय स्ट्रेंथ तो है, लेकिन आज मार्केट में क्यों है ये सारी खबरें, मार्केट नहीं पढ़ रहा है, क्या चक्कर है रचित भाई, ये समझ नहीं आ रहा। 1600 पॉइंट अब सेंसेक्स ऊपर है, 500 पॉइंट निफ्टी, और निफ्टी अब 23,417 पर है। सर आज एक्सपायरी भी तो है, हाँ, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है। अब मैं बस एक ही चीज बोलूंगा कि हम तो शो खत्म करके चले जाएंगे, फिर सेकेंड हाफ में क्या होता है। सेकेंड हाफ में ऐसा नहीं हो कि रिंगा रिंगा रोजेस चल रहा हो ये कल और आज का, और फिर उसके एंड में क्या होता है, हाइशा आयशा दे ऑल फॉल डाउन, वैसी वाली सिचुएशन नहीं हो। उसके लिए कॉशियस अप्रोच रखिएगा, क्योंकि द मार्केट इज नॉट एट ऑल इन सिंक। न्यूज जो चल रही है, मार्केट जहां चल रहा है। और इसमें सर मतलब मेरे से अच्छा आपको शरद सर समझा पाएंगे, जो ऑप्शंस की पोजीशन होती है, ऑप्शन राइटर्स की जो पोजीशन होती है, कॉल और पुट, वो किस तरीके से होती है और उनको किस तरीके से ट्रैप किया जाता है। मैं उसके साथ ही इन सिंक हूं कि ये 2 दिन जो आपने मूव देखा है, ये एक्सपायरी मूव देखा है, और ये एक्सपायरी मूव हमने लास्ट वीक भी देखा था। मतलब अगर आप गौर करें, मंडे ट्यूसडे वेंसडे दो रिलेटिवली थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ था, एंड देन केम थर्सडे। 3 दिन जितना खाया पिया था उससे ज्यादा निकाल के ले गए थे एक दिन में। ये वही वाले 3 दिन तो नहीं है कि सोमवार मंगल बुध पिछली बार चले थे, बृहस्पतिवार की इस बार छुट्टी है, तो या तो जो भी होना होगा या तो वो आज सेकंड हाफ में होगा, अच्छा या बुरा, और कुछ अगर कसर बचेगी तो वो फ्राइडे होगी। तो कल का जो दिन है, कल आप शांत बैठ सकते हो, लेकिन स्टॉक मार्केट के लोग बेचारे सुबह को नवरात्रि का त्यौहार मनाएंगे और उसके बाद शाम से अपने मोबाइल खोलकर यही देखते रहेंगे कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में चल क्या रहा है, क्या अपडेट्स है, और दुनिया भर के बाजार देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। और सर एक चीज मैं आपको बोल देता हूँ, लुकिंग एट द हिस्ट्री दैट वी हैव सीन, और अब हिस्ट्री तो क्या बोलेंगे, मतलब जो पिछले 25 दिन 26 दिन से हमने सारी सिचुएशन देखी है, ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट उतनी वैल्यू नहीं रख रहा एग्जैक्टली। जितना ईरान का स्टांस है। एंड ईरान इज इन नो मूड टू गो बैक। ईरान का एक शर्त सर आप मान के चलिए, जो कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी बनने वाली है हम सबके लिए, और इसके ऊपर मैं बताऊं, एक जगह हमने अभी चर्चा भी की थी। ये जो एक पॉइंट लिख रहे हैं ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमें पैसेज देने के लिए पैसे चाहिए, क्योंकि हमारा डिस्ट्रक्शन बहुत हो गया है। या तो ईरान और इसराइल वो पैसे दे दे, अगर वो पैसे नहीं देता है तो हम यहाँ वसूली करेंगे। अगर वो वसूली करेंगे तो आपका तेल की जो ऑलरेडी प्राइस है उसमें भी आपको और ऊपरी मूवमेंट देखने को मिलेगा, और ये वसूली जल्दी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा है जो ईरान डिमांड कर रहा है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बात यहाँ पे है, एक चीज वी शुड नॉट फॉरगेट, जिस तरीके से अब इसराइल की सिचुएशन बन चुकी है, ईरान अब इसराइल को भी बहुत अच्छे तरीके से निस्ते नाबूद करने के मूड में आ चुका है, कि जब तक ये वॉर खत्म होता है तब तक इसराइल की ये सिचुएशन करके छोड़े कि आने बिल्कुल वाले ठीक है। 10 20 25 साल तक ईरान की ओर वापस नजर न डाले वो। बिल्कुल ठीक है।